Hello people, we were discussing PGPP and in the last lectures we have seen 3 sections. एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं. एक तो मैंने आपको बता दिया है सेक्शन 32 AD, दैट वाज फॉर इन्वेस्टमेंट अलावेंस, जहाँ पर आपको 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट रिडक्शन मिल जाएगी अगर आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं इन दी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया. ठीक है, आप उसे P&L में तो डेबिट कर देंगे लेकिन ब्लॉक से माइनस नहीं करेंगे. सेकेंड जो हमने सेक्शन देखा था वो देखा था 33 AB. किसके ऊपर अप्लाई होता है? जो क्या कर रहे हैं, टी, कॉफ़ी, रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका नाम होगा टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट. कितने परसेंट से? मैक्सिमम 40% से, 40% ऑफ प्रॉफिट. ये हमने देख लिया था. इसके बाद मैंने आपको तीसरा सेक्शन बताया था कि 33 ABA सिमिलर सेक्शन था, लेकिन वो साइट रेस्टोरेशन फंड था. साइट रेस्टोरेशन फंड किसके ऊपर अप्लाई होता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो प्रोडक्शन कर रही है उन कंपनीज के ऊपर, एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों. कितना? 20% ऑफ दी प्रॉफिट. अच्छा, रिजर्व में ट्रांसफर करके मजे नहीं करने हैं, रिजर्व में ट्रांसफ़र करके उसका स्पेसिफाइड यूज़ करना है. आपने अगर स्पेसिफाइड यूज़ नहीं करा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो डिडक्शन मिली थी दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम. जिस साल आपने वो काम नहीं किया है या फिर आपने नॉन कंप्लायंस की है, उस साल वो आपकी क्या बन जाएगा? इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारी 33 की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है बच्चों. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट सेक्शन जो हमें पढ़ना है दैट इज सेक्शन नंबर 35. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 35 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा. जैसे डेप्रिसिएशन से एक क्वेश्चन आता ही है, 2 क्वेश्चन आते हैं डेप्रिसिएशन साइड से, तो साइंटिफिक रिसर्च यानी सेक्शन 35 से आना ही आना है एक क्वेश्चन. सेक्शन 35 है साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड. तो कोई पर्सन साइंटिफिक रिसर्च करता है तो गवर्नमेंट उसको क्या देती है बच्चों? बेनिफिट देती है. तो वो बेनिफिट हमें यहाँ पर पढ़ना है कि बेनिफिट क्या मिलेगा. याद है अपन पढ़ कर आए थे जब 43 एक्चुअल कॉस्ट पढ़ रहे थे, तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो असेट यूज़ होती है या स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए जो असेट यूज़ होती है, अब वो दोनों सेक्शन आ चुके हैं. साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा. सी सेक्शन इज़ वेरी क्लियर गाइस. गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में क्या हो, रिसर्च को प्रमोशन मिले, रिसर्च को बढ़ावा मिले. तो जो भी पर्सन रिसर्च करेगा गवर्नमेंट उसको ऑब्वियसली बात है क्या देगी? बेनिफिट देगी. तो हमें इस सेक्शन में पढ़ना है कि गवर्नमेंट उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. अच्छा, इस सेक्शन के अपन 2 पार्ट करेंगे. सेक्शन के अपन 2 पार्ट करेंगे. पार्ट नंबर 1 को मैं बोलूँगा इन हाउस रिसर्च. पार्ट नंबर 1 को मैं बोलूँगा इन हाउस रिसर्च एंड पार्ट नंबर 2 को मैं बोलूँगा डोनेशन. ठीक है, इस सेक्शन के अपन ने स्टार्टिंग से कितने टुकड़े कर दिए बच्चों? 2 टुकड़े कर दिए. एक तो होता है इन हाउस रिसर्च और एक होता है डोनेशन. अभी क्या होता है डोनेशन अपन बाद में समझते हैं. विल स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 1 दैट इज इन हाउस रिसर्च. इन हाउस रिसर्च क्या होती है? देखिए, कोई भी पर्सन जो भी बिजनेस कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बच्चों, वो क्या कर सकता है? कोई रिसर्च डिपार्टमेंट ओपन कर सकता है और अपने बिजनेस में रिसर्च से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस कर सकता है. तो गवर्नमेंट उन लोगों को क्या देने वाली है? बेनिफिट देने वाली है कि इन हाउस. इन हाउस का मतलब क्या होता है? अपने बिजनेस के अंदर आप क्या कर रहे हैं? रिसर्च के ऊपर खर्चा कर रहे हैं. बहुत सारी कंपनीज होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, मेडिसिन बनाने से पहले क्या करती है बच्चों? रिसर्च करती है. इनके रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं, रिसर्च विंग्स होते हैं. उस रिसर्च डिपार्टमेंट पे ये लोग खर्चा करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह को रखते हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज करते हैं रिसर्च करने के लिए. बहुत सारे रिसर्च के ऊपर इनके खर्चे होते हैं. तो गवर्नमेंट वांट कि लोग ये सब खर्चा करें, ये प्रमोशन हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, इसलिए उन लोगों ने क्या बनाया? सेक्शन बनाया. इस सेक्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक तो मैंने बोल दिया साहब इन हाउस रिसर्च और एक होता है डोनेशन. वो डोनेशन वाली बात क्या है वो अपन आके समझते हैं. पहले अपन बात करते हैं इन हाउस. अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रिसर्च डिपार्टमेंट बनाकर क्या कर रहे हो? रिसर्च कर रहे हो. ठीक है,
तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम दिस सेक्शन। आप रिसर्च करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इन हाउस रिसर्च को मैं अपने बिजनेस के अंदर रिसर्च को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए क्या पार्ट है बच्चों, इन हाउस रिसर्च कर रही है कोई कंपनी, और यहां पर अपन बात कर देंगे अदर्स की। किसकी बात कर देंगे, अदर्स की। तो इन हाउस रिसर्च कौन कर रहा है, कोई कंपनी कर रही है या फिर अदर्स। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने डोनेशन दिया है या फिर आपने इन हाउस रिसर्च करी। तो जैसे ही आपने इन हाउस रिसर्च करी तो आपके मन में 2 पार्ट आने चाहिए कि क्या ये इन हाउस रिसर्च कंपनी ने करी है या फिर ये इन हाउस रिसर्च किसी और ने करी, क्योंकि दोनों से आपके ट्रीटमेंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये इन हाउस है या डोनेशन है, और इन हाउस है तो भी ये किसने किया है, कंपनी ने किया है या किसी अदर पर्सन ने, से इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म एओपी बीओई ने क्या किया है, रिसर्च का काम किया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अगर कोई कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी में हो, ध्यान से सुनना बच्चों, कोई भी कंपनी जो किस में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर वो किस में हो, बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में हो। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल्स, जो आइटम्स 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है वो आइटम्स नहीं होने चाहिए। मतलब मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ की चलेगी, लेकिन वो आइटम्स नहीं होने चाहिए जो कि 11th शेड्यूल में क्या किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। सी 11th शेड्यूल के अंदर ये पॉइंट बीच में शायद लास्ट वीडियो में भी आया था, मैंने वहाँ से हटा दिया था, इतना रेलेवेंट पॉइंट नहीं होता है। एक 11th शेड्यूल बना रखा है इनकम टैक्स वालों ने, उसमें लो प्रायोरिटी आइटम्स को डाल रखा है, से टोबैको। अब आप सोच रहे हो साहब टोबैको, सिगरेट कितनी अच्छी और बन सकती है, क्या हो सकता है, उसके लिए रिसर्च कर रहे हो। तो गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि वो लो प्रायोरिटी आइटम्स के लिए क्या की जाए, रिसर्च की जाए। तो आप मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन वो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए जो 11th शेड्यूल के आइटम्स में की जा रही हो। मैंने कैसे स्टार्ट किया बच्चों इस सेक्शन को, साइंटिफिक रिसर्च जो भी करता है उसको बेनिफिट देंगे। अब रिसर्च करने के 2 तरीके, या तो आप डोनेशन दे दो किसी को, जो रिसर्च कर रहा है उसको डोनेशन दे दो। तो मैं डोनेशन वाले पार्ट पे भी नहीं आया हूँ। आप क्या कर रहे हो, खुद ही इन हाउस डिपार्टमेंट है आपका, रिसर्च डिपार्टमेंट, और उसके ऊपर आप खर्चा करते हो। तो आप इन हाउस कर रहे हो तो आप कंपनी हो सकते हो या फिर अदर्स हो सकते हो। अगर आप कंपनी हो तो या तो किस में होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में। ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बच्चों, कंपनी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और कैसे रिसर्च करनी चाहिए, अप्रूव्ड रिसर्च करनी चाहिए। उन्हें कैसी रिसर्च करनी बच्चों, इनकम टैक्स वालों से अप्रूवल लेकर रिसर्च करनी है, अप्रूव्ड रिसर्च करनी है। वो जिस रिसर्च के ऊपर खर्चा कर रहे हैं वो खर्चों की पूरी चीज़ें चेक्ड होनी चाहिए, यानी ऑडिटेड होना चाहिए। अब बच्चों ये जो रिसर्च होगी, रिसर्च में और मे नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। जरूरी नहीं कि कंपनी जिस चीज का बिजनेस कर रही है उसी से रिलेटेड क्या हो, रिसर्च हो। किसी और चीज से रिलेटेड भी क्या कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, डज नॉट मैटर। सो इफ यू आर अ कंपनी, यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यू आर इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, अगर आप क्या करते हैं, अप्रूव्ड रिसर्च करते हैं, आपके अकाउंट्स क्या होते हैं, ऑडिट होते हैं, रिसर्च मे बी और मे नॉट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो बच्चों आप रिसर्च के ऊपर क्या कर रहे होंगे, एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे। आप रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप रिसर्च से रिलेटेड एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक हो सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो चीज़ें कैपिटल असेट से रिलेटेड होती है आप अकाउंट में पढ़ के आए हो, है ना, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड देर आर सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई शुड रादर से कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ओवर द टाइम, ज़्यादा टाइम तक के लिए मिलता है, सालों साल मिलता है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो होता है ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलता बच्चों से, एक ईयर के लिए बेनिफिट मिलता है। आप अकाउंट्स में पढ़कर आए हो, कैपिटल एंड रेवेन्यू से सैलरी इज व्हाट, सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड इफ यू हैव परचेज एन एसेट तो दैट इज व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो चीज़ P&L में जाती है आई शुड रादर से इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड जो चीज़ असेट्स है आपकी दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो बच्चों, आओ मेरे साथ आओ,
ये सेक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है 100%, तो बिल्कुल फोकस होकर सॉल्व करेंगे। कैसे स्टार्ट किया मैंने, साइंटिफिक रिसर्च जो भी करता है उसको गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है, तो साइंटिफिक रिलेटेड से खर्चे कहाँ पर आएंगे, P&L में आएंगे, डेबिट साइड, दैट इज़ फॉर 100% श्योर। अब साइंटिफिक रिसर्च से आप खर्चे कैसे कर सकते हो, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो मैंने बोल दिया पार्ट 1 और एक मैंने बोल दिया है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर क्या करा मैंने, पार्ट 1 के अंदर कर दिया इन हाउस रिसर्च, मतलब आप खुद ही क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। इन हाउस रिसर्च को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। हो सकता है वो रिसर्च कौन कर रही हो, कंपनी, या हो सकता है कुछ अदर रिसर्च कर रहे हो। हम पहले बात करते हैं कंपनी की। अगर वो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग में है या बायोटेक्नोलॉजी में है, वो अप्रूव्ड रिसर्च कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स क्या होते हैं, ऑडिटेड होते हैं, रिसर्च उनकी बिजनेस से रिलेटेड या नहीं होती, कुछ नया कोई नए आइटम की रिसर्च कर रहे हैं, दैट मे नॉट बी रिलेटेड टू दी बिजनेस, है ना, दैट डज नॉट मैटर। वो रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर कैन बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो बच्चों, अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं ना, तो उसके भी मैं 3 पार्ट करता हूँ। इफ़ दे डू कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं उसके 3 पार्ट करता हूँ। एक तो वो खर्चा कर सकते हैं बच्चों लैंड पे, एक वो खर्चा कर सकते हैं बिल्डिंग पे, कैपिटल यानी एसेट्स खरीद सकते हैं ना, फिर एक वो खर्चा करते हैं अदर असेट्स पे, एक वो खर्चा कर सकते हैं अदर असेट्स पे। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, से फर्नीचर्स वगैरह हो गए, दे कैन डू अदर एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिलेटेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, या तो वो अदर हो सकती है। तो जरा ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बेनिफिट मिलेगा। आप मुझे पहले एक चीज़ मुझे सोचो, सब लोग मुझे एक आंसर दो एक बात का, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में आने चाहिए, बताओ मुझे, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में आने चाहिए एज पर योर अकाउंट्स नॉलेज। नहीं बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में नहीं आते। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पर जाते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड क्या किए जाते हैं, शो। हाँ, उनका डेप्रिसिएशन जो अपन 32 में पढ़कर आए वो कहाँ पर आता है, P&L में आता है। अभी सेक्शन 35 क्या बोल रहा है पता है, कि अगर कोई कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, और वो अप्रूव्ड रिसर्च कर रही है, उसके ऊपर वो एक्सपेंडिचर करते हैं, और वो एक्सपेंडिचर कैसे हैं, कैपिटल नेचर के हैं या फिर रेवेन्यू नेचर के हैं। अगर वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के हैं तो व्हाट दे कैन डू, बच्चों वो क्या कर सकते हैं। अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो लैंड कर दिया, एक बिल्डिंग कर दिया और एक अदर्स कर दिया। अगर वो लैंड के ऊपर खर्चा करते हैं तो उन्हें तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, है ना, लैंड पे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्योंकि यार भाई रिसर्च के नाम से लैंड खरीदोगे, गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि कोई झूठ बोल के लैंड खरीदे, है ना। रिसर्च के लिए लैंड ज़रूरी हो सकती है बच्चों, लेकिन लैंड का वो बेनिफिट नहीं देते हैं। हाँ, आपने रिसर्च के लिए बिल्डिंग बनाई तो ये आपके लिए असेट है, ये बैलेंस शीट में शो नहीं चाहिए बच्चों, ये असेट है। लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि इस बिल्डिंग को 100% आप एक ही बार में P&L में क्या कर दो, डेबिट कर दो। आई बात समझ में। तो मतलब ये असेट जो बिल्डिंग है, इसको असेट साइड नहीं शो किया जाएगा इनकम टैक्स की जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी। इस बिल्डिंग को क्या मान लिया जाएगा, पूरा खर्चा मान लिया जाएगा। मतलब आपने रिसर्च के लिए बिल्डिंग बनाई, सोचिए उस रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए जो आपने बिल्डिंग बनाई, 5 लाख रुपए खर्च किए, 5 लाख को आप असेट मान के डिप्रिशिएट करते, इनकम टैक्स वालों ने बोला 5 लाख पूरे उठाकर कहाँ पर शो कर दो, P&L में डेबिट साइड शो कर दो। आई बात समझ में। तो यही तो वो बात है बच्चों। अब देखो सेक्शन 35 में बेनिफिट मिल गया उस असेट के ऊपर, तो अपन ने पढ़ा था ना इसकी एक्चुअल कॉस्ट नील ले लेंगे। एक्चुअल कॉस्ट क्यों नील ले लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको ऑलरेडी पूरी की पूरी अमाउंट P&L में क्या करने दे दी गई है, डेबिट करने दे दी गई है। तो फिर आपको किस पे वापस से डिप्रिसिएशन पे बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। दैट थिंग इज वेरी सिंपल। और वो एडिशनल डिप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा बच्चों। याद है ना, जिस असेट के ऊपर 100% डिप्रिसिएशन मिल जाता है, से 35 AD की असेट हो चाहे वो 35 की असेट हो, तो बच्चों उनको एडिशनल डिप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। फिर अभी हमने इन्वेस्टमेंट अलाउंस पढ़ा था, तो वहां पर भी मैंने वही बात बोली थी, आप लोग जो प्लांट एंड मशीनरी एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल नहीं होगी, उनको इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी नहीं मिलेगा। तो उनको वो सारे बेनिफिट नहीं दिए जाते बच्चों, जो रिसर्च की असेट होती है उस पर वाले बेनिफिट नहीं मिलते, क्योंकि उनको ऑलरेडी 100% P&L में क्या करा दिया जाता है, डेबिट करा दिया जाता है। ठीक है, आप लोग क्या करते होंगे, बिल्डिंग डेबिट टू कैश करते होंगे। हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग डेबिट टू कैश नहीं करते साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बिल्डिंग को उठाकर कहाँ पहुंचा देते हैं, सीधा P&L में कर देते हैं। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हो जाती है, P&L टू कैश। दिस इज व्हाट द बेनिफिट इज। एक बार में, आई शुड रादर से एक बार में 100% क्या मिल गया आपको, डेप्रिसिएशन मिल गया। सारी असेट्स पे मिलेगा क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही असेट्स के ऊपर जिसका आप क्या कर रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च यूज कर रहे हो। अब आओ देखो बच्चों, नेक्स्ट वाली असेट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप
कंपनी हो, बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में हो, अप्रूव्ड काम कर रहे हो, आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, रिसर्च में और मे नॉट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, आप एक्सपेंडिचर करते हो और वो जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड पे होंगे तो बच्चों लैंड पे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आप खर्चा कर दो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पेंडल में कुछ डेबिट नहीं होगा। बिल्डिंग पे करोगे तो कितना डेबिट हो जाएगा? 100%। बिल्डिंग के अलावा कोई भी असेट होगी ना अदर, 150%। बाप रे क्या प्रोविजन है, कितना बच्चों? 150%। 150% का मतलब क्या होता है आपको पता है? अगर मैंने 100 रुपये का खर्चा किया तो जनरली पेंडल में कितना आना चाहिए बच्चों? 100 रुपये आना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, 100 रुपये का खर्चा करो, पेंडल में 150 डाल दो, 50 रुपये एक्स्ट्रा डाल दो और प्रॉफिट कम कर दो। अरे बाप रे क्या प्रोविजन डाला। मतलब गवर्नमेंट सोचो रिसर्च को कितना बढ़ावा देना चाहती है। मान लो मैंने रिसर्च के नाम पे एक असेट खरीदी 1 लाख रुपए, अगर ये अकाउंट्स होता तो क्या होता बच्चों? ये 1 लाख की असेट पेंडल में आती नहीं, इसको बैलेंस शीट में शो करते, इसका डेप्रिसिएशन आता है ना। अब अगर आप किसके लिए असेट खरीदते हो? रिसर्च के लिए असेट खरीदते हो, तो बच्चों उसको तो आप पेंडल में डेबिट कर सकते हो, 1 लाख तो डेबिट कर सकते हो। उल्टा 1 लाख का 150% यानी कितना होता है? 1.5 लाख। 1.5 लाख, 1 लाख का 150% कितना होगा बच्चों? 1.5 लाख। आप पेंडल में 1.5 लाख लिख सकते हो, 1 लाख की जगह कितना लिख सकते हो? पहले तो वो 1 लाख आना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो असेट थे, वो तो आएंगे ही आएंगे, 100% तो आएगा ही आएगा, साथ में 50% और आएगा। आपने 2 लाख की एसेट खरीदी बच्चों, तो 2 लाख का 150% कितना होता है जरा करो कैलकुलेटर पे। 2 लाख का 150% होता है 3 लाख रुपए। पूरे के पूरे 3 लाख पेंडल में क्या करा दिए जाएंगे? डेबिट करा दिए जाएंगे। कितना बढ़िया प्रोविजन है, कितना बढ़िया फायदा हो गया। आपका प्रॉफिट एकदम से क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। आपने हिम्मत करी है रिसर्च करने के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या मिला है? बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो बच्चों लैंड पे तो कुछ नहीं मिलेगा, बिल्डिंग पे कितना आएगा? 100%, एंड अदर्स पे कितना आ जाएगा? 150% बेनिफिट। ये बात, इसको वेटेड डिडक्शन बोलते हैं। वेटेड डिडक्शन मतलब 100 रुपये खर्चा करोगे बेनिफिट कितने का मिलेगा? 150 रुपये का। लाख रुपए खर्चा करोगे बेनिफिट कितने का मिलेगा? 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, 10 लाख करोगे तो कितना होगा बच्चों? 10 लाख का 150% करो तो कितना आएगा? 15 लाख। हाँ, तो आपके बिल्डिंग में कितना डेबिट कर दिया जाएगा? 15 लाख डेबिट कर दिया जाएगा। सर इससे तो हमारा अकाउंट्स मिसमैच हो जाएगा। हम खरीद के लेकर आए सेट, हम खरीद के तो लेके आए 10 लाख की, हमारा कैश गया होगा, इससे कितना गया होगा? 10 लाख का। आप तो हमको पेंडल में कितना डेबिट करवा दोगे? आप हमें पेंडल में डेबिट करा दोगे से 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए गए और आप डेबिट कितना करवा रहे हो? 15 लाख रुपए। तो अकाउंट्स मिसमैच हो गया बच्चों। इसी वजह से एक AS आया है, AS 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस। ये उस डिफरेंस को मैनेज करता है बाय क्रिएटिंग डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। और मैंने आपको बोला है कि ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, हो सकता है आपको ये कभी ना कभी अकाउंट्स में पढ़ाया जाए। आई बात समझ में? अब देखिए, अब मैं आता हूँ दूसरी साइड। एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजी में है, अप्रूव्ड रिसर्च है, ऑडिट करते हैं, रिसर्च में मे नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, से साइंटिस्ट को सैलरीज वगैरह प्रोवाइड कर दी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर दिया। देर आर वेरियस एक्सपेंसेस बच्चों। रॉ मटेरियल रिसर्च करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर खर्चा हुआ। तो कोई भी खर्चा करो, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, एनी ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट शुड बी एनी एक्सपेंडिचर, इट मस्ट बी रिलेटेड टू दी रिसर्च ओनली। अपन रिसर्च की बात करें तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू दी रिसर्च ओनली, एनी। आपको 150% बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा बच्चों? 150%। आपने सैलरी दी होगी 100 रुपये, पेंडल में डेबिट कितना करोगे? 150 रुपये। आपने 10 साइंटिस्ट हायर करे, उनकी सैलरी 10 लाख बनी, 10 लाख का 150% कितना होगा? 15 लाख, है ना। तो 15 लाख पेंडल में क्या किया जाएगा बच्चों? डेबिट किया जाएगा। अच्छा, आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, आप मेरे बहुत होशियार बच्चे हो, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है सैलरी फॉर रिसर्च वर्क लिखा हुआ मिलता है और यहाँ लिखा मिलता है 10 लाख, पेंडल में ऑलरेडी 10 लाख डेबिटेड है, ये लिखा हुआ है, ये कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में हो सकती है, अप्रूव्ड रिसर्च कर रही है, और आपको ये खर्चा दिखता है सैलरी फॉर रिसर्च वर्क, तो आप सोचोगे कि यार ये सैलरी फॉर रिसर्च वर्क अलाउड होगा या नहीं होगा, ये डेबिट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो हाँ, आना चाहिए। और आपको पता होगा कि ये कैसा किसने कहा है? सेक्शन 35 ने कहा है। लेकिन आपको ये बात भी क्लिक होनी चाहिए कि जितना भी खर्चा होता है उसका 150% आता है ना। कितना आता है? 150%। तो पेंडल में ऑलरेडी कितना लिख रखा है बताओ मुझे? 10 लाख लिख रखा है, तो हमें 5 लाख और क्या करने पड़ेंगे? डेबिट करने पड़ेंगे, है ना। सैलरी फॉर रिसर्च वर्क का डिडक्शन जो मिलेगा वो कितने से मिलेगा? 15 लाख से मिलेगा। सर आपने 15 लाख डेबिट क्यों नहीं किए?
अच्छा बच्चों, अगर पूरे कुछ भी अमाउंट माइनस नहीं होती तो मैं कितना माइनस कर देता, 15 लाख माइनस कर देता, लेकिन जब ऑलरेडी 10 लाख लिखे हुए तो मुझे कितने डेबिट करने पड़ेंगे, 5 लाख ही डेबिट करने पड़ेंगे ना। आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि कोई कंपनी है, उसने अप्रूव्ड रिसर्च का काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं और उन्हें 1 लाख का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, बताओ कितना एक्सपेंडिचर की रिडक्शन मिलेगी। तो 1 लाख या फिर 1.5 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो योर आंसर विल बी 1.5 लाख, क्योंकि कितना मिलेगा बच्चों, 150%। फिर एक बात याद रखना, एक बात कान खोलकर सुन लो, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, बिल्डिंग पे कितना मिलेगी, बिल्डिंग पे मिलेगी 100%। चलिए, जैसे मिस्टर राहुल है, मिस्टर राहुल इज द डायरेक्टर ऑफ सनी लिमिटेड। सनी लिमिटेड क्या करती है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और मैन्युफैक्चरिंग करती साथ में रिसर्च भी करती है, और अप्रूव्ड रिसर्च कर रही है। वो बिल्डिंग के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, ठीक है। वो मशीन के ऊपर 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, और वो खर्चा करते हैं बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सैलरी वगैरह दी और जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हुए होंगे रिसर्च वर्क से रिलेटेड, वो करते हैं बच्चों 50,000 रुपये। प्लस वो लैंड भी खरीदते हैं रिसर्च वर्क के लिए 10 लाख रुपए की। एंड राहुल इज दी मैनेजिंग डायरेक्टर। वो आपसे आके पूछते हैं कि बताओ बच्चों, बताओ मेरे भावी सीएस कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले बच्चों, क्या उन्हें इस रिसर्च वर्क पे किए गए एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपको क्लिक होना चाहिए, आपको क्या क्लिक होना चाहिए कि कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी में है, अप्रूव्ड रिसर्च कर रहे हैं। अब अप्रूव्ड रिसर्च करते तो एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा हो सकता है, कैपिटल और रेवेन्यू। तो ये बिल्डिंग कैपिटल है, बिल्डिंग के ऊपर 100% क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी, यानी बिल्डिंग को असेट नहीं मानकर पीएनएल में क्या करा दिया जाएगा, डेबिट करा दिया जाएगा। मशीन अदर्स में आ जाएगी तो कितना होगा बच्चों, 150%। 150% कितना हो जाता है, 2 लाख का 150%, यानी 3 लाख रुपए रिडक्शन मिल जाएगी। तो 1 लाख तो बिल्डिंग के मिल गए, 3 लाख किसके मिल गए, मशीन के मिल गए। इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है उसने 50,000 रुपये का, तो 50,000 का 150% करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 75,000 रुपये। 75,000 रुपये की रिडक्शन मिल जाएगी, और इस लैंड की कोई रिडक्शन नहीं दी जाएगी। तो इन तीनों का टोटल कर 1 लाख प्लस 3 लाख यानी 4 लाख और 75,000, कितने बच्चों, 4,75,000 पीएनएल में क्या करा दिए जाएंगे, डेबिट साइड लिख दिए जाएंगे। किसके नाम से, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस के नाम से लिख दिए जाएंगे, जब इनकम टैक्स का प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, है ना। मैंने आपको बोला है कि आप अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो, उसके बाद हमें इनकम टैक्स के हिसाब से क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना है। तो दिस वी हैव टू डू, ठीक है। आई बात समझ में, चलो याद हुआ आपको, याद भी करते चलो बच्चों, है ना, अपने को याद भी करना है, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमेशा याद रखना, जब से इन हाउस रिसर्च मिले ना तो सबसे पहले देख लेना कंपनी है कि नहीं। आधे बच्चे क्या गलती कर देते पता है, ऐसा लिखा होता है मिस्टर राहुल ने रिसर्च करी। मैंने क्या बोला, मिस्टर राहुल एमडी है सनी लिमिटेड के, तो रिसर्च किसने करी, सनी लिमिटेड। अगर मिस्टर राहुल ने रिसर्च करी होती ना बच्चों, वो इंडिविजुअल है, उसके ऊपर अदर्स वाला पॉइंट क्या हो जाता, एप्लीकेबल हो जाता। तो बच्चों से गलती हो जाएगी, आप गलती से कंपनी वाले प्रोविजन लगाकर आ जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले देख लेना कि इन हाउस किया है तो वो कंपनी ने किया है कि किसी और ने किया है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन करता है बच्चों, अदर पर्सन है ना, दैट मे बी एनी, मे बी मैन्युफैक्चरिंग, मे नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग, दैट कैन बी एनी पर्सन, एनी। ऑडिट कराते हैं नहीं कराते डज नॉट मैटर, रिसर्च अप्रूव होती नहीं अप्रूव होती कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बस वो किस पे खर्चा कर रहे हैं, रिसर्च पे खर्चा कर रहे हैं। दे आर डूइंग द रिसर्च वर्क, मे बी अप्रूव्ड मे नॉट बी अप्रूव्ड, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। मैन्युफैक्चरिंग है नहीं है डज नॉट मैटर, ऑडिट होता है नहीं होता है डज नॉट मैटर, रिसर्च से रिलेटेड एक्सपेंसेस करते हैं। दैट एक्सपेंडिचर शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस, रिलेटेड टू बिजनेस। देखिए बच्चों, यहां पर क्या था कि कंपनी अगर अप्रूव्ड रिसर्च कर रही है तो मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस। अब ऐसे ही रिसर्च कर रहा है तो भाई क्या कुछ भी रिसर्च करने देंगे क्या उसको रिसर्च करने देंगे उसके रिलेटेड टू बिजनेस, तो भाई अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च कर, ठीक है। तो अदर्स रिसर्च करते हैं रिलेटेड टू देयर बिजनेस, तो बच्चों वो रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे, रिसर्च के ऊपर क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर। तो ठीक है, एक्सपेंडिचर कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के। एक तो हो सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक हो सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देयर कैन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड देयर कैन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वो कौन सा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, है ना। एक करूंगा लैंड और एक करूंगा अदर्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ठीक है एक ही पार्ट आएगा। अगर वो
कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं एंड इट इज़ रिलेटेड टू लैंड, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। नहीं तो लोग क्या करेंगे बच्चों, रिसर्च के नाम से ज़मीन खरीद खरीद के बेनिफिट लेते रहेंगे इनकम टैक्स के अंदर, और बेफालतू में ज़मीन खरीदेंगे। देखो ज़मीन खरीदना तो इन्वेस्टमेंट होता है एक तरीके से लोगों का, है ना। रिसर्च के नाम से ज़मीन खरीदते रहेंगे और बेनिफिट लेते रहेंगे। कोई भी बिल्डिंग मशीन्स वगैरह बच्चों ये फालतू में नहीं बनाता, कोई मशीन फालतू में नहीं खरीद के लेकर आता, लेकिन ज़मीन वो फालतू में खरीद सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि साहब लैंड का बेनिफिट नहीं देने वाले। अदर्स के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बच्चों उसको तो एक्सपेंडिचर मान, उसको तो पीएनएल में डेबिट ही नहीं करना चाहिए। अदर्स के केस में 100% आपको पीएनएल में क्या करने दिया जाएगा, डेबिट करने दिया जाएगा। देखो यहाँ पर और यहाँ पर फ़र्क क्या हो गया, यहाँ पर बिल्डिंग 100% थी और अदर्स कितनी थी, 150%। यहाँ पर चाहे बिल्डिंग हो चाहे अदर्स हो, चाहे बिल्डिंग हो चाहे अदर्स हो, चाहे बिल्डिंग हो चाहे अदर्स हो, कितना रहेगा, 100%। इसका मतलब अगर मिस्टर राहुल क्या करते, इन हाउस रिसर्च करते और कोई मशीन खरीद के लेकर आते, 1 लाख की मशीन खरीद के लेकर आते, तो वो 1 लाख की मशीन रिसर्च की है ना, तो उसको एसेट मत शो करना, उसको पीएनएल में क्या कर देना, डेबिट कर देना। अगर वो बिल्डिंग बनाते हैं वो 1 लाख की है, तो बिल्डिंग 1 लाख की क्या कर देंगे, पीएनएल में डेबिट कर दी जाएगी। ठीक है, तो यही बेनिफिट हो गया कि साहब असेट को भी क्या मान लिया, एक्सपेंस मान के पीएनएल में डेबिट करवा दिया। अब मुझे बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, मुझे एक चीज़ बता दो, क्या इस साइंटिफिक रिसर्च की असेट के ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या ले ली जाएगी, निल। आपको यहाँ बेनिफिट दे दिया ना, इस असेट का बेनिफिट यहाँ दे दिया, तो वहाँ पर थोड़े मजे लेने दिए जाएंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी इस पर नहीं दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट अलावेंस भी इस पर नहीं मिलने वाला, है ना, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको कहाँ पर मिल चुका है, सेक्शन 35 के अंदर मिल चुका है। तो लैंड के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं, और अदर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 100%। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसर्च से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी का पेमेंट कर दिया, रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा कर दिया, लाइट के बिल के ऊपर खर्चा कर दिया, है ना। देयर कैन बी वेरियस एक्सपेंसेस, एनी काइंड ऑफ एनी, है ना, एनी रिलेटेड टू रिसर्च, 100%। तो हमसे सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि साहब मिस्टर राहुल है, उनने इन हाउस रिसर्च के ऊपर एक मशीन खरीदी, बताओ कितना बेनिफिट दिया जाएगा। तो मशीन 1 लाख की थी, अब ये अप्रूव तो नहीं था बच्चों, ये कंपनी भी नहीं था, तो 1 लाख का 100% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट करने दिया जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर कंपनी होता और वो अप्रूव कर रहे होते, बायोटेक्नोलॉजी में होते, तो क्या होता बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे बायोटेक्नोलॉजी में होते हैं, तो कितना होता, 1.5 लाख रुपए, है ना। 1 लाख का कितना कर देते, 150% कर देते। चलिए, अब आप एक बच्चों सेक्शन भी याद रखो इसके ना, वैसे तो इसका सेक्शन 35 है, लेकिन अगर ये कंपनी की बात करें इंडिविजुअली, तो इसके ऊपर सेक्शन जो अप्लाई होगा 35(2)(a)(b अप्लाई होगा, है ना। इसका सेक्शन क्या होगा, 35(2)(a)(b। और अदर्स है, और अदर्स क्या करती है बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर अप्लाई होता है 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, और इसके पास होता है 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। ठीक है, ये याद रखना बच्चों, है ना। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, वो रिसर्च वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में कितनी रिडक्शन मिलेगी, 1(4) में कितनी मिलेगी, और 35(2)(a)(b के अंदर कितनी मिलेगी। चलिए मेरे साथ समाप्त करो बच्चों, मेरे साथ समाप्त करो। आप क्या करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड खर्चा करते हैं, तो वो खर्चा कैसा हो सकता है, या तो इन हाउस, या फिर आपने इन हाउस नहीं बना, आपने किसी को डोनेशन दे दिया। तो मैंने डोनेशन की बात नहीं करी है, अभी अपन इन हाउस खर्चा करें। तो इन हाउस कौन कर सकता है, कंपनी जब करेगी तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, 35(2)(a)(b। अब वो मैन्युफैक्चरिंग में है या बायोटेक्नोलॉजी में अप्रूव रिसर्च कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, रिसर्च में और मे नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस। अगर वो एक्सपेंडिचर करते हैं तो एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में डिवाइड करना, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल के ऊपर 3 पार्ट में, लैंड के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, बिल्डिंग के ऊपर 100%, अदर्स के ऊपर कितना मिल जाएगा, 150%, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो कितना मिलेगा, 150%। यहाँ जेन्युइन बेनिफिट मिला है बच्चों, आप देखोगे तो, है ना। 100 रुपये खर्चा करने पे 150 रुपये का क्या मिला है, बेनिफिट मिला है। अदर्स के केस में क्या होता है, आप रिसर्च कर रहे हो, इट मस्ट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, आप एक्सपेंडिचर करोगे तो 35(1)(4) लग जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ऊपर 35(1)(4), लैंड पे तो कुछ नहीं मिलने वाला, अदर्स पे कितना मिल जाएगा, 100%। हाँ, दिस इज अ बेनिफिट, है ना, दिस इज अ बेनिफिट कि यार आपकी असेट को क्या मान लिया गया है, एक्सपेंस मान के पीएनएल में डेबिट करवा दिया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिला यार, 100%। अगर मान लो कि ये प्रोविजन नहीं भी होता बच्चों, ये प्रोविजन नहीं भी होता, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 100% की कहाँ पर आते हैं, पीएनएल में आते हैं। आपने किसी को 1 लाख रुपए सैलरी दी होगी तो 1 लाख रुपए की सैलरी पीएनएल में आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, है ना,
क्योंकि यहाँ लिख ही दिया है रिलेटेड टू बिजनेस। आप रिसर्च किससे कर रहे हो? रिलेटेड। तो बिजनेस रिलेटेड जो भी खर्चे करो पीएनएल में क्या होंगे? डेबिट होंगे ही सही। तो ये एज सच कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है, इस ये वाला कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, मेन बेनिफिट किसका आया? इसका। और सबसे ज़्यादा मजे तो किस में आ गए बच्चों? इसमें आ गए। 150% क्या मिल गया आपको? बेनिफिट मिल गया। ठीक है, फिर इस लेक्चर में बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं। फिर अपन शायद क्वेश्चंस भी क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व कर लेंगे। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस याद रखना है कि रिडक्शन कितनी मिलती है, 100% की 150%। अब बात ही आती है, इन दोनों केस में एक बात अप्लाई होगी। किन दोनों केस में बच्चों? इन दोनों केस में जो अपन ने पढ़े ना, कंपनी वाला और अदर्स वाला, दोनों के केस में एक बात अप्लाई होगी। दोनों के केस में एक बात ही अप्लाई होगी। बात ही आती है, व्हाट अबाउट द एक्सपेंसेस, व्हाट अबाउट एक्सपेंडिचर, व्हाट अबाउट एक्सपेंडिचर इंकर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। देखो बच्चों, ये बात तो कब अप्लाई हुई? इन हाउस रिसर्च आप कब कर रहे हो? जब आपने बिजनेस क्या कर लिया है? स्टार्ट कर लिया है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ लोग पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब उनकी रिसर्च सक्सेसफुल होती है तो उसके बाद वो रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो समझो कोई 10 साल से रिसर्च करते हुए आ रहा है, तो उसने भी बहुत सारे खर्चे किए होंगे। रिसर्च के लिए मशीन्स खरीदी होगी, बिल्डिंग्स बनाए होंगे, साइंटिस्ट वगैरह हायर करे होंगे, रॉ मटेरियल वगैरह। अगर रिसर्च में कोई मटेरियल यूज होता है तो मटेरियल क्या किया होगा? यूज किया होगा। तो उस पर्सन ने भी बहुत सारे खर्चे किए होंगे। आई मेरी बात समझ में? अब उस टाइम तो बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं था। अब उसकी रिसर्च सक्सेसफुल होती है और वो बिजनेस करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। तो बिजनेस चालू होने के बाद रिसर्च करोगे तो ये ऊपर जो पड़ा हुआ अप्लाई हो जाएगा, है ना। लेकिन बिजनेस चालू होने से पहले रिसर्च करते हो तो क्या होगा? क्या जो खर्चे हुए उसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो बच्चों, रिसर्च चालू होने से पहले आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो। ये एक्सपेंडिचर भी दो पार्ट में हो सकते हैं। एक तो कौन सा बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दोनों ही केस में, है ना, ये बच्चों कंपनी वाले केस में और अदर्स वाले केस में, दोनों को मिलाकर एक ही बात अप्लाई होने वाली है ना। तो आप क्या कर सकते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हम पिछले 10 साल से एक्सपेंडिचर करे आ रहे हैं, तो इनकम टैक्स वालों को 10 साल से मतलब नहीं है। 3 इमीडिएट ईयर्स, इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स। जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया उससे 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स लेने हैं, है ना। क्या करा बच्चों? आपने जब से बिजनेस स्टार्ट किया है, से एग्जांपल आपने 15 जुलाई 2019 को अपना रिसर्च कंप्लीट करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो 15 जुलाई 19 से पहले के कितने साल लेने हैं बच्चों? 3 साल। तो जो भी एक्सपेंडिचर लेने हैं वो कितने साल के लेने हैं? पिछले 3 साल के लेने हैं। सर 3 साल से पहले के एक्सपेंडिचर भूल जाओ, है ना। तो अगर आप बिजनेस चालू होने से पहले क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। इफ यू डू एक्सपेंडिचर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितने लेने हैं बच्चों? 3 साल के ही खर्चे लेने हैं। तो 3 साल में जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए होंगे, 3 साल में जो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए होंगे, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर लैंड है तो बच्चों कोई बेनिफिट नहीं, और अदर है तो बेनिफिट मिलेगा 100%। अच्छा, ये बात याद रखना बच्चों, ये कंपनी के ऊपर भी यही बात वाली अप्लाई होगी। कंपनी भी अगर ऐसा कुछ करती तो उनके ऊपर भी यही बात अप्लाई होने वाली। तो रिसर्च अगर कंपनी पहले से ही करना चालू कर रही थी, बिजनेस करने से पहले ही चालू कर रखी थी, तो बच्चों उनको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उनके ऊपर 100% ही क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा। अगर बिजनेस करने के बाद उन्हें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे तो उसमें बिल्डिंग पे 100% है और बाकी एसेट्स के ऊपर कितना है? 150% है। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कंपनी ने क्या करा होगा? बिजनेस चालू होने से पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे होंगे। शायद साइंटिस्ट वगैरह को सैलरी दी होगी, रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा किया होगा, और बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं। ऊपर तो बच्चों एनी एक्सपेंडिचर कवर्ड थे रिलेटेड टू रिसर्च, एनी। लेकिन अगर बिजनेस चालू होने के पहले करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 2 ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर्ड है। एक तो मेन सैलरी का और दूसरा कवर्ड है रॉ मटेरियल का।
इसके अलावा कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं किया जाएगा। और सैलरी में भी याद रखना एक्सक्लूडिंग पर्क्स, एक्सक्लूडिंग पर्क्स। सैलरी में भी क्या है बच्चों, एक्सक्लूडिंग पर्क्स है, मतलब पर्क्स को इंक्लूड आपको नहीं करना है। तो पिछले 3 साल में जो सैलरी दी होगी बच्चों, पिछले 3 साल में जो सैलरी दी होगी, पिछले 3 सालों में जो रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा किया होगा, उनका टोटल करके आपको 100% क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। पिछले 3 सालों में जितना भी रॉ मटेरियल आपने खर्चा किया होगा, उनका टोटल करके आपको 100% क्या मिल जाएगा। जिस साल बिजनेस चालू करोगे उस साल की पिंडल में आप वो क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। ये बात यहां पर भी अप्लाई होगी। पिछले 3 सालों में जितनी भी असेट्स के ऊपर आपने खर्चा किया है, उन 3 साल की असेट्स का टोटल करके कितना परसेंट, 100% पीएनएल में क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। ये किन के लिए है, ये किन के लिए है, जब आप क्या करते हो, रिसर्च कब करना स्टार्ट कर देते हो, बिजनेस चालू होने से पहले। और ये प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये प्रोविजन चाहे कंपनी हो चाहे अदर हो, दोनों के ऊपर सेम ही क्या होने वाला है, अप्लाई होने वाला है। चलिए 35 को अपन आप रिकैप करते हैं बच्चों। 35 को अपन क्या बोलते हैं, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, एक तो किया इन हाउस और एक किया है डोनेशन। अगर हम बात करते हैं इन हाउस की तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजी में है, अप्रूव्ड रिसर्च करती है, उनके अकाउंट्स क्या होते हैं, ऑडिट होते हैं, और रिसर्च मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस। और वो कंपनी के ऊपर क्या करते हैं, रिसर्च के ऊपर क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के, कैपिटल, रेवेन्यू। कैपिटल को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3। ये बिजनेस चालू होने के बाद की बात है, लैंड पे कुछ नहीं मिलेगा, बिल्डिंग पे 100%, एंड अदर्स पे कितना मिल जाएगा, फटाफट बोलो, अदर्स पे कितना मिल जाएगा, 150%। मतलब 100 रुपए खर्च करोगे, पेंडल में डेबिट कितना करोगे, 150 रुपए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कितना मिल जाएगा बच्चों, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे सैलरी हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे सैलरी के अंदर पर्क्स भी चलेंगे यहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 150% मिलेगा। ठीक है, आप खर्चा 100 रुपए करोगे, बेनिफिट कितना जाएगा, 150%। आप ये सोचोगे कि सर ये अकाउंट्स मिसमैच होगा, मत टेंशन लो, AS22 है जो इन बातों का क्या रखता है, ध्यान रखता है। अगर आप कंपनी नहीं हो, अदर्स हो, रिसर्च करते हो, रिसर्च शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, वो एक्सपेंडिचर किए जाओगे तो कैपिटल हो सकता है और रेवेन्यू हो सकता है। कैपिटल के लिए 3514 लगेगा और रेवेन्यू के लिए 3511 लगेगा। अगर कैपिटल है तो लैंड के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, अदर्स के ऊपर कोई भी एसेट होगा कितना रहेगा, 100%। रेवेन्यू के ऊपर कितना मिलेगा, 100%। अब चाहे 35(2)AB हो या 3514 हो या 3511 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आ जाओ किधर, उन खर्चों के बारे में बात करना है हमें जो बिजनेस चालू होने से पहले किए गए हैं। तो वो एक्सपेंडिचर कैसे हो सकते हैं, 2 टाइप के, एक तो हो सकते हैं कैपिटल और एक हो सकते हैं रेवेन्यू। अगर वो खर्चे कौन से हैं, कैपिटल खर्चे हैं, तो हमें सिर्फ पिछले 3 साल का ही टोटल लेना है बच्चों। कैपिटल के लिए भी 3 साल का और रेवेन्यू के लिए भी 3 साल का। कैपिटल के लिए पिछले 3 सालों की जो भी असेट्स है उनका टोटल करके उसका 100% ही। सर ये 100% क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि 35(2)AB के अंदर कहीं 150% भी लिखा हुआ है। तो बिजनेस चालू होने से पहले 150 मिलेगा ही नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा, चाहे वो 35(2)AB का हो। अच्छा 3514 के अंदर और 111 के अंदर, 3511 के अंदर और 14 के अंदर तो 100% ही मिलता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। बस ये एम्फेसिस करके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 35(2)AB के अंदर बिजनेस चालू होने के बाद कितना मिलना चालू हो जाता है, 150% मिलना चालू हो जाता है। वो असेट जो बिजनेस चालू होने के बाद खरीदते हो, लेकिन ये असेट आपने कब खरीद रही थी, पिछले 3 सालों में बिजनेस चालू होने के पहले रिसर्च के लिए, उस पर कितना बेनिफिट मिल जाएगा, 100%। रेवेन्यू होगा तो बच्चों 2 ही खर्चे, सैलरी और रॉ मटेरियल। सैलरी और रॉ मटेरियल पिछले 3 सालों का टोटल जो भी खर्चा होगा आप पीएनएल में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। कितना, 100%। सैलरी में पर्क्स को इंक्लूड मत करना है, रॉ मटेरियल के अंदर बच्चों पूरा की पूरा इंक्लूड कर लेंगे पिछले 3 सालों का, और कितना, 100%। अच्छा ये लेवल तक अभी इंस्टीट्यूट गई नहीं बच्चों, है ना, ये पिछले 3 साल के खर्चों की बात करने के लिए, फिर भी अपन ने पढ़ के रख लिया। वो उनकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है ना, ये ऊपर ऊपर जो पढ़ा ना अपन ने यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन, टेंशन मतलब, अपन क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे इसके। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल प्रोविजन है, आप ध्यान लगा के सुनोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं पार्ट 2 की। सब पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 ये है बच्चों कि आप इन हाउस रिसर्च नहीं कर सकते, आप इन हाउस रिसर्च का डिपार्टमेंट नहीं बना सकते। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं यार, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है, तो आप उनको डोनेशन दे दो। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव द डोनेशन। हाँ चलो, डोनेशन से मुझे एक बात याद आई बच्चों, है ना, क्या आप अकाउंट्स के अंदर 11th में डोनेशन को डेबिट करते हो पीएनएल में, क्या आप पीएनएल में डेबिट करते हो डोनेशन को?
आप में से बहुत सारे लोग ने पढ़ा ही होगा बच्चों, 11th में तो ये पढ़ाता है टीचर की डोनेशन खर्चा है, उसको पीएनएल में क्या कर दो, डेबिट कर दो। बट बच्चों मेरा ओपिनियन आप मानिए कि डोनेशन मेरे हिसाब से पर्सनल नेचर का खर्चा है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। आपके दुकान में अगर कोई शनि महाराज के लिए सैटरडे को आ जाता है, आप उसको हर सैटरडे को 100 रुपये डालते हो, तो क्या ये डोनेशन जो है ये आपके बिजनेस का खर्चा है? नहीं साहब, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, इट इज़ योर पर्सनल एक्सपेंडिचर। मैं डोनेशन को तो पर्सनल मानता हूँ बच्चों, और इनकम टैक्स वाले भी इसको पर्सनली मानते हैं। लेकिन जब आपको स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड डोनेशन करोगे, कोई और डोनेशन नहीं बच्चों, कोई चंदा वंदा दे दिया, ये गणेश चतुर्थी का चंदा दे दिया, होली का चंदा दे दिया, होली का डंडा गड़ा, लोग आ गए पैसे मांगने, लिफाफा फाड़ा उसने, सॉरी वो पर्ची फाड़ी और पर्ची फाड़ के आप डोनेशन दिया, वो वाले डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। वो डोनेशन यहां पे कवर्ड नहीं है। आपने डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए। दिस इज व्हाट द पार्ट 2। मतलब देश सरकार क्या चाहती है कि आप रिसर्च नहीं करें तो आप क्या कर सकते हो, रिसर्च के लिए डोनेशन दे सकते हो। तो फिर क्या अप्लाई हो जाएगा, पार्ट 2 अप्लाई हो जाएगा। अब रिसर्च के लिए आपने डोनेशन दिया ना, तो इस डोनेशन को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करता हूं बच्चों, 3 पार्ट में, है ना। यू कैन गिव द डोनेशन। आप खुद मत रिसर्च करो डोनेशन, तो सर हमारे खुद के खाने के पैसे नहीं, हम डोनेशन क्यों देंगे? बच्चों तुम लोग नहीं देते, लेकिन ये बड़े बड़े लोग डोनेशन देते हैं। आप देखो ना, टाटा साहब ने अपन कितना देश के लिए, कोरोना के लिए कितना बड़ा अमाउंट डोनेट किया है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कोरोना डोनेशन राइट नाउ बच्चों, है ना। मैं कोरोना डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कौन से डोनेशन की बात कर रहा हूँ, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डोनेशन करते हो उसकी। सर उसके अलावा जैसे हमने सलमान खान की बीइंग ह्यूमन को डोनेशन दे दिया, या फिर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर अभी जैसे कोरोना के टाइम पे लोग डोनेशन दे रहे हैं, उसका क्या होगा, उसके लिए अलग सेक्शन आएगा, है ना। उसके लिए टेंशन मत लो, उसके लिए कोई और सेक्शन आएगा। और हो सकता है कि बिजनेस हेड में वो सेक्शन आए ही ना, तो मतलब कोई और डोनेशन माइनस नहीं कर पाओगे बच्चों, कोई और डोनेशन नहीं माइनस कर पाओगे। मैं आपको आगे बताऊंगा, कोई और डोनेशन माइनस नहीं हो सकता। साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड डोनेशन माइनस हो सकता है, एंड कोई और डोनेशन किसी और चैप्टर में माइनस हो पाएगा, वो अपन वहां पर पढ़ेंगे। तो अभी आपका फोकस किस पर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर होना चाहिए कि साइंटिफिक रिसर्च के रिलेटेड आपने क्या दिया, डोनेशन दिया। तो आप डोनेशन दे सकते हो बच्चों 3 लोगों को, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर रिसर्च एसोसिएशन को। किसको दे सकते हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर रिसर्च एसोसिएशन को। या फिर आप डोनेशन दे सकते हो एनआईटी, सॉरी एनएल यानी नेशनल लेबोरेटरी, और आईआईटी को, है ना। आईआईटी नाम सुना होगा बच्चों, मेरे 2-3 दोस्त वहाँ पढ़ते हैं, थे एक्चुअली, अब तो पास आउट हो चुके हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, और हम यहाँ सीए करके टेंशन में हैं। नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी। इसके बाद बात करते हैं तीसरा, आप डोनेशन दे सकते हो किसी कंपनी को। यू कैन गिव डोनेशन टू अ कंपनी। तो बच्चों 3 लोगों को ही डोनेशन दे पाओगे, किसको, किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को, और या फिर किसी रिसर्च एसोसिएशन को, या फिर किसको बच्चों, एनएल का मतलब क्या होता है, नेशनल लेबोरेटरी। आईआईटी का मतलब आप सभी को पता ही होगा बच्चों। और आप दे सकते हो कंपनी को। सर कौन सी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके मेमोरेंडम में मेन जो ऑब्जेक्ट हो ना, मेन ऑब्जेक्ट वो किसका हो, मेन ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ रिसर्च। मेन ऑब्जेक्ट उसका किसका होना चाहिए बच्चों, रिसर्च का। आपने उसको डोनेशन दिया है, यू कैन गिव द डोनेशन। मतलब आप रिसर्च मत करो, डोनेशन दे दो तो भी आपको बेनिफिट देंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को या रिसर्च एसोसिएशन को देते हैं, तो उस डोनेशन का वो 2 यूज़ करेंगे। उससे वो साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, कोई साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, या फिर कोई स्टैटिस्टिकल रिसर्च करेंगे। स्टैटिस्टिकल रिसर्च, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल रिसर्च। वो कोरोना की मेडिसिन ढूंढना, मार्स, स्पेस वगैरह की रिसर्च करना, दैट इज व्हाट साइंटिफिक रिसर्च। तो बच्चों ज़रा ध्यान से सुनो, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को या रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन देते हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, मतलब पता है, 150% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड। देखो बच्चों, मेरी तरफ से मानो तो पहली बात तो डोनेशन इज नॉट एन एक्सपेंसेस, ये आपका पर्सनल नेचर है का खर्चा है, ये पेंडल में नहीं आना चाहिए, ड्राइंग, ये कैपिटल में से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 35 ने बोल दिया डोनेशन देना अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए है तो वो पेंडल में लिखा जा सकता है। और कितना लिखना है पता है, 100 रुपये डोनेट करोगे तो कितना बेनिफिट मिलेगा, 150 रुपये का। लाख रुपये डोनेट करोगे तो कितना मिलेगा, 150 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा बच्चों, ठीक है।
दैट इज 150% ऑफ द अमाउंट डोनेट। ये याद रखना, एग्जाम में कैसे पूछेगा, 1 लाख रुपए डोनेट किए साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो बताओ कितना डिडक्शन मिलेगा। तो आपको क्लिक होना चाहिए 1 लाख का कितना हो जाएगा 150% यानी 1.5 लाख। पीनल में कितना डेबिट किया जाएगा 1.5 लाख डेबिट किया जाएगा। आई बच्चों बात समझ में। अगर आप स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए देते हो तो यू विल गेट द बेनिफिट ओनली 100%, ओनली 100%। इसका मतलब लाख रुपए दोगे तो पीएनएल में डेबिट कितना किया जाएगा, लाख रुपए डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्राई टू डू दी साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन, क्योंकि उनको ज़्यादा क्या मिल सकता है, वहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी को देते हो बच्चों तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई सोच दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा 150%। बच्चों ये इसी साल के लिए 1920 प्रीवियस ईयर 1920 के लिए पढ़ रहे हैं। अगले साल से ये 150, जहाँ जहाँ 150 लिखा है ना बच्चों इस सेक्शन में, वो सब चीज़ें क्या होने वाली है 100% होने वाली है, ओनली फॉर दिस ईयर। अगले साल 2021 इसलिए बोलते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर हमेशा ध्यान लगाकर पढ़ लेना चाहिए और एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स आने वाले हैं। 20-21 में तो बहुत अमेंडमेंट आएंगे और ये कोरोना इफेक्ट की वजह से देखना बच्चों बहुत बेनिफिट दिया जाएगा बिजनेस वालों को, एंड बहुत मेजर आपको क्या दिख सकते हैं, अमेंडमेंट दिख सकते हैं हमारे लॉ के अंदर। सो दिसंबर वालों अटेम्प्ट वालों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर अब वो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ये सारी बातें ही आपके ऊपर क्या रहेगी, एप्लीकेबल रहेगी। बट वो जून मत होने देना, क्योंकि वो अगला जो जून होगा वो विल बी वेरी डिफिकल्ट, है ना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अमेंडेड हो जाएगी। चलो तो बच्चों डोनेशन करते हैं किसी को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को, रिसर्च एसोसिएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी रिसर्च करती रहती है ना, ऐसे। अब अपने डीएवीवी वगैरह मैंने सुना नहीं बच्चों रिसर्च करते हैं, एग्जाम ढंग से नहीं ले पाते, रिसर्च क्या करेंगे ये लोग अपने डीएवी वाले, ये मैं इनके चोचले ये डी वगैरह के बड़े बड़े काम है, अपने को कोई मतलब नहीं लेना। वो लिखेंगे कि अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को दिया है तो अपना काम खत्म। साइंटिफिक के लिया तो 150% और स्टैटिस्टिकल के लिया है तो कितना कर देंगे 100%। नेशनल लेबोरेटरी को और आईआईटी को दिख जाए तो कितना कर देंगे बच्चों 150%। और किसी कंपनी को दिया है तो बच्चों 100% डोनेशन, आपको 100% आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब जितना डोनेशन दिया उतना पीएनएल में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। सर क्या एहसान करा दिया कि हमको पीएनएल को डेबिट करवा के, जी हाँ, क्योंकि पीएनएल मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए था बच्चों, मैंने आपको लॉजिक दे दिया। मेरे हिसाब से ये किसी भी इंसान का पर्सनल नेचर का खर्चा होता है, इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। डोनेशन देना इट्स पर्सनल चॉइस, वो ड्राइंग से माइनस होना चाहिए। फिर भी 35 ने बोल दिया कि साइंटिफिक रिसर्च से जो डोनेशन है वो आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। बाकी कोई और डोनेशन के बारे में दिमाग लगाना ही मत, वो अलाउड ही नहीं है। मतलब अभी तक मान के चलो, अपने माइंड में बिठा लो कि कोई और डोनेशन अलाउड नहीं होगा। सर हमने सीएसआर किया, कंपनी वाले बच्चों, कंपनी लॉ वाले बच्चों, सीएसआर वर्ड सुना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुझे कोई और डोनेशन नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन चलेगा, क्योंकि उसका किसके बारे में किसने बोला है, सेक्शन 35 ने बोला है। चलिए आइए बच्चों, फटाफट मुझे रिवाइज करा। हो गया क्वेश्चन, अरे हो गया, सेक्शन खत्म बच्चों, हो गया। अपने 1 नंबर पक्के यहाँ पर, साइंटिफिक रिसर्च एवरीवन। साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करना है तो अपन कितने पार्ट में पढ़ेंगे उसको, 2 पार्ट में, एक तो पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2। पार्ट 1 में आप खुद खर्चा करते हो, खुद का रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। ये रिसर्च डिपार्टमेंट इन हाउस है तो बच्चों चलो बताओ 35(2)AB किस पे अप्लाई होता है, कंपनी पे। मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी में है, किसी रिसर्च करती है, अप्रूव्ड, और उनके अकाउंट्स क्या होते हैं, ऑडिटेड। रिसर्च बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए क्या, नहीं, इनके लिए रिलेटेड हो या ना हो, क्योंकि अप्रूव्ड काम कर रहे हैं, पूछ के काम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर करते हैं कैसा, कैपिटल का, रेवेन्यू का। कैपिटल करेंगे तो बच्चों कितना, 3 पार्ट में, लैंड, बिल्डिंग और अदर्स। लैंड के ऊपर कुछ नहीं, बिल्डिंग के ऊपर 100%, अदर्स के ऊपर कितना मिल जाएगा 150%। रेवेन्यू करते हैं तो बच्चों कोई भी खर्चा, क्योंकि बिजनेस चालू होने के बाद कर रहे हैं, कितना मिलेगा 150%। अगर कोई अदर रिसर्च करता है, इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल या फिर रेवेन्यू। कैपिटल होगा तो लैंड में कुछ नहीं मिलेगा, अदर्स में कोई भी चीज हो 100% पीएनएल में डेबिट करा दिया जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100%, कोई भी हो चलेगा। बिजनेस चालू होने से पहले इन दोनों केस में क्या होने वाला है, पिछले 3 साल कंसीडर करने हैं, कैपिटल और रेवेन्यू लेना है। कैपिटल के अंदर लैंड को नहीं मिलेगा, बिल्डिंग और अदर्स हो तो कितना मिल जाएगा 100%। पिछले 3 सालों का टोटल एक साथ पीएनएल में क्या करा दिया जाएगा, डेबिट। सर 2 साल से रिसर्च कर रहे थे तो 2 साल का ही करना। सर 1 साल से कर रहे थे, पिछले 1 साल का, तो 1 साल का खर्चा, जो भी खर्चा है वो पीएनएल में क्या कर देना, डेबिट कर देना। इनकम टैक्स वाले इतनी छूट दे रहे हैं, बिजनेस चालू होने से पहले के खर्चे भी लो, डाल दो तुम्हारे पीएनएल के अंदर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, तो भाई 2 ही कवर्ड है। सर ये ऊपर जहां रेवेन्यू लिखा हुआ, जो करना है करो ना, बिजनेस चालू हो चुका है, लेकिन बिजनेस चालू होने से पहले 2 ही चीजें कवर्ड है, सैलरी, और उसमें भी बेचारों को पर्क्स
वाली चीज़ हटा दी, पर्क्स कवर्ड नहीं होगा, बाकी सब चीज़ अलाउंसेस वालाउंसेस सब कवर्ड होंगे। वो जो भी दिया होगा साइंटिस्ट को उसका 100% तीनों साल का टोटल करके, 2 साल का, 1 साल का, जब से आपकी रिसर्च चल रही। सर 5 साल से चल रही है भाई, 5 से चल रही है 3 ही करेंगे, 5 से चल रही है तो 3 ही करेंगे ना, क्योंकि पिछले साल 3 साल का ही लेना है। 100% रॉ मटेरियल के ऊपर भी कितना 100%। सर हमको खुद का रिसर्च डिपार्टमेंट है नहीं, फिर भी हमको इच्छा रिसर्च करना, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, 2 डोनेशन देश वालों को कोई दिक्कत नहीं है, 3 जगह देना, यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे सकते हो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दे सकते हो, 150% डोनेशन अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और 100% स्टैटिस्टिकल के लिए, नेशनल लेबोरेटरी के लिए 150%। सर ये 150% क्या है, लाख रुपए खर्चा करोगे तो 1.5 लाख, 2 लाख का 150% यानी 3 लाख। कैलकुलेटर चलाना आता है ना बच्चों, वैसा करना होता है। सर हमको नहीं आता चलाना, हमको चला कर दिखाओ। 1 लाख का 150% मतलब कैसे निकालोगे, 1 लाख का 50%, और उसमें 50% जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 150%, है ना, तो आ जाएगा आपका 1.5 लाख। पेंडल में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। सर डोनेशन हमने बिजनेस चालू होने से पहले दिया, आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आप खुद के लिए रिसर्च बिजनेस चालू होने से पहले कर सकते हो, लेकिन अगर आपने डोनेशन बिजनेस चालू होने से पहले दिया तो आई एम सॉरी। डोनेशन की बात तो अपन कब करेंगे, बिजनेस चालू होने के बाद ही करेंगे। आई बच्चों बात समझ में। तो ये बात थी सेक्शन नंबर 35 की। 35 का एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा अगर आप लोगों ने एक बार में कर लिया तो। हो गया बच्चों सेक्शन खत्म यार। अच्छा सीए वालों को और डिटेल में दे रखा है, थोड़ा बहुत पॉइंट और है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। सीएस वालों तुम लोगों को इतना ही दे रखा है, ये नहीं डिस्कस किया है तुम्हारे मॉड्यूल ने कि यार असेट को बेचेंगे, साइंटिफिक रिसर्च के असेट को बेच देंगे तो क्या हो जाएगा। अपन फिर भी पढ़ लेंगे इसको, है ना, कब, अगर अपने पास टाइम बचा बाद में, तो ये मॉड्यूल में नहीं है, अपन इसको बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो मॉड्यूल में था मैंने वो वाला पार्ट क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको बांग्ला के क्वेश्चन भेजूंगा, तो हो सकता है कि साइंटिफिक रिसर्च की असेट बेची, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाए, तो प्लीज इग्नोर दैट क्वेश्चन, है ना, वो अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मॉड्यूल के बाहर जाके बात करो तो कोई सेंस नहीं बच्चों, बहुत सारा पढ़ना है, और वो एक्स्ट्रा बातें भी करूंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिस्टर ए फर्निशर, मिस्टर ए फर्निशर, सबसे पहले याद रख लेना बच्चों, ये कंपनी नहीं है, ये इंडिविजुअल है, मैंने आपको पहले ही बोला है। सबसे पहले नाम देख लेना ये क्या है, तो इस पे कंपनी वाला पॉइंट लगेगा कि अदर्स वाला, मेरे प्यारे बच्चों अदर्स वाला। मिस्टर ए द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द 1920, उसने 1920 में ये सब काम किया है। कंप्यूट द डिडक्शन अलावेबल अंडर सेक्शन 35 वाइल कंप्यूटिंग इज इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसको 35 में कितनी रिडक्शन मिलेगी, देखो उसने क्या क्या काम किया है। मिस्टर ए ने क्या किया, जरा देखो, आपको ये बताना है कि मिस्टर ए का जब पीएनएल बनेगा तो क्या क्या चीजें पीएनएल में डेबिट की जाएगी, क्या क्या चीजें मिस्टर ए के पीएनएल में डेबिट की जाएगी। तो चलो ठीक है, मैं मिस्टर ए का पीएनएल बना देता हूं यहां पर आपके सामने, है ना। आप मुझे बताते जाना कि ये चीजें पीएनएल में डेबिट होगी या नहीं होगी। ये सब चीजें उसने दे रखी, ये सब खर्चा किया, 1 2 3 4। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं बच्चों कि वो सिर्फ इन हाउस ही कर सकता है, सिर्फ डोनेशन। कोई इंसान चाहे तो इन हाउस भी खर्चा कर सकता है, साथ में डोनेशन भी दे सकता है। बोले साहब बहुत पैसा है मेरे पास, क्या करूंगा मैं, देश के लिए काम आना चाहिए मेरा पैसा, तो मैं इन हाउस भी रिसर्च कर रहा हूं जो देश के काम आएगी, और जो रिसर्च करता है उसको डोनेशन भी देता हूं, तो दोनों काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर ए ऐसे ही है। मिस्टर ए जो है बच्चों क्या करते हैं, खुद भी रिसर्च कर रहे हैं और डोनेशन भी देते हैं। तो जरा देखिए, अमाउंट टू दी नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड बैंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो बच्चों ये डोनेशन दे दिया उसने, है ना। अमाउंट पेड टू मतलब ये डोनेशन है, डोनेशन तो एकदम से डोनेशन वाले पार्ट पे आ जाओ। डोनेशन किसको दिया बच्चों, यूनिवर्सिटी को या कॉलेजेस को दिया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में आईआईटी या नेशनल लेबोरेटरी नहीं है बच्चों। अच्छा फॉर साइंटिफिक रिसर्च दिया है, तो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी को आप क्या कर सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हो, तो बताओ कितना डिडक्शन मिलेगा, जितना भी दोगे, जितना भी अमाउंट पे किया है उसका कितना परसेंट बच्चों, 150%। 1 लाख का 150% कितना होता है बच्चों, 1.5 लाख। तो मिस्टर ए के पीएनएल में जो ये किसको दिया रही है, आईआईएसटी है ना, आईआईएसटी को दिया है, तो कितना डेबिट किया जाएगा, भला ही दिया 1 लाख है, जो डेबिट कितना किया जाएगा, 1.5 लाख। क्यों कर रहे हो सर ऐसा, ये देखो डोनेशन देते हो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को, किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो कितना डेबिट किया जाता है, 150% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड। देखो ये भी लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, पीएनएल में कितना डेबिट किया जाएगा बच्चों, 1 लाख का कितना परसेंट, 150%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख।
ऑब्जेक्टिव वालों, तुमको सिर्फ ऐसा एक ही पॉइंट आएगा, सोचो ये क्वेश्चन नहीं तो पूरा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक ही पॉइंट, बस इतना याद रखना है कि 150% मिलती है। अच्छा, अमाउंट पेड टू आईआईटी दिल्ली फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम। अच्छा, आईआईटी बोल दिया ना बच्चों, बात खत्म, साइंटिफिक को नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी के लिए कोई कंडीशन देखने की, आईआईटी दिखा नेशनल लेबोरेटरी दिखा तो कितना होगा, 150%। 2.5 लाख का 150% करेंगे तो बच्चों कितना आता है, थोड़ा मैथ्स वीक है मेरा, 2.5 लाख का 150% करेंगे तो कितना आएगा, 375। तो डिडक्शन कितनी मिल गई बच्चों, 375 की मिल गई। भला ही उसने दिए कितने, 2.5 लाख, डिडक्शन कितने की मिली, 375 की। सर वो इतनी जगह डोनेशन क्यों दे रहा है, पागल हो गया वो बच्चों, या लोगों के पास खाने के पैसे नहीं और वो इतने सारे डोनेट कर रहा है, तो उसकी इच्छा भाई, करने दो उसको, अपने को क्या करना। नहीं, डाउट भी कभी कभी ऐसे आ जाते बच्चों को कि सर आपने वो क्वेश्चन कराया था, लिटरली कोई सीए वाले बच्चे का डाउट था बच्चों मेरे पास, सर आपने वो क्वेश्चन कराया था, उस इंसान मिस्टर ए ने इतना डोनेशन क्यों दे दिया। यार उससे तुमको क्या करना, उसकी इच्छा, उसको डोनेशन देना है तो वो देगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। चलिए, अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विच हैज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अप्रूव्ड बाय द, ठीक है ना बच्चों, कंपनी को डोनेशन दे रहे हो, ये ना अगेन डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो ना डोनेशन किसको दिया आपने, कंपनी को दिया है, और कंपनी को दिया है तो कितना मिलेगा बच्चों, 100%, ठीक है, ये आ गया 100%। अब देखिए बच्चों, कहाँ चला गया, वापिस जरिए आ गया मैं, नाउ नेक्स्ट, ये 3 बात हो गई समझ में, तो ये आ गया आपका 150%, 150% और ये हो गया 100%। तो अमाउंट पीएनएल में एक तो 150 चले जाएगा पीएनएल में, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के केस में, आईआईएस के केस में कितना आएगा, 1.5 लाख, और आईआईटी के केस में कितना आ जाएगा, 375, है ना। एक्स लिमिटेड के केस में कितना आ जाएगा, जितना दिया उसका 100% यानी कितना, 4 लाख, है ना। ये चीज़ें भी आ सकती। अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, ये साइंटिफिक रिसर्च का सारा खर्चे का टोटल करके एक साथ भी साइंटिफिक रिसर्च के नाम से पीएनएल में क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इन हाउस, तो मतलब इसने ये 3 खर्चे तो किसके लिए दे दिए थे, डोनेशन के लिए दे दिए थे, है ना, डोनेशन। तो ये पार्ट 2 वाली कवर हो गई। अब उसने बोला कि सर मैं इन हाउस भी करूँगा, वो इन हाउस भी करता है। अब मुझे सोच के बता दो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, मुझे बता दो कि इसमें कंपनी वाला पॉइंट लगेगा कि अदर्स वाला पॉइंट लगेगा, कंपनी वाला लगेगा, नालायक को कंपनी वाला लगेगा, शर्म आनी चाहिए बोलने में, मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर ए कौन है, इंडिविजुअल है, तो अदर्स वाला लगेगा ना बच्चों, ठीक है। अदर्स वाला याद करो बच्चों, शुड बी रिलेटेड टू दी बिजनेस, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा 100%, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या होगा बच्चों, लैंड पे कुछ नहीं मिलेगा, लैंड पे नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी असेट है उस पर 150% की 100%, 150% की 100%, 100%, ठीक है। तो बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है तो कितना अलाउड हो जाएगा, पूरे के पूरे 3 लाख अलाउड हो जाएंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 311, 3 लाख पूरे अलाउड। और अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 5 लाख, तो बच्चों 7.5 लाख में से 5 लाख क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, क्योंकि लैंड पे नहीं मिलता है, तो बचेगा कितना आपका 2.5 लाख, और 2.5 लाख का कितना मिलेगा बच्चों, 100%। ये सारा 2.5 लाख का 100% करोगे तो कितना आएगा, 2.5 लाख। इन सब का टोटल किया, ये आ गया कितना, 14,75,000। डिडक्शन अलावेबल अंडर सेक्शन 35 कितना आ जाएगा, 14,75,000। पीएनएल में कितना डेबिट कर देगा, एक साथ वो साइंटिफिक रिसर्च 35 के नाम से 14,75,000 क्या कर देगा, पीएनएल में डेबिट कर देगा। 14,75 से प्रॉफिट कम, ठीक है। इन्हें लिख दिया बच्चों, है ना, ये लिखा है ना, ओनली कंपनी असेसी आर एंटाइटल टू दी वेटेड डिडक्शन ऑफ 150%। ये कौन था, ये कौन था, ये मिस्टर ए इंडिविजुअल था, तो अदर्स वाला पॉइंट क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो बच्चों दिस वॉज योर सेक्शन 35, ये आपका सेक्शन 35 था, CS एग्जीक्यूटिव। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया है सेक्शन 35। ये जितनी बातें थी बच्चों, नेशनल लेबोरेटरी IIT वाली जितनी भी चीज़ें थी, ये सब मैंने कर लिया। ये भी बता दिया बच्चों 21-22 से क्या होने वाला है ना, 21-22 से तो क्या होने वाला है, यानी असेसमेंट ईयर 21-22 यानी आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 20-21, तब ये सब 100% होने वाले हैं ना। ये सब को भी ध्यान मत देना। अभी के लिए तो अपना कितना है बच्चों, अभी के लिए जो है 150% एप्लीकेबल है। ये क्वेश्चन, ये था मैंने क्वेश्चन अभी आपको करवाया ना बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया ना आपको इंस्टीट्यूट ICI के जैसा सेम क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। कर ही लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, क्या जाएगा अपना, कर ही लो 2 मिनट। विनोद फर्निशेज विनोद, है ना, विनोद मतलब इंडिविजुअल है। यू आर रिक्वायर्ड टू अराइव द डिडक्शन अलाउेबल अंडर 35
कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, विनोद को बताओ भाई कितना खर्चा उसका रिडक्शन मिलेगा। अमाउंट पेड टू एबीसी लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विच इज मेन ऑब्जेक्ट। डोनेशन दे दिया बच्चों, पे किया है, पे क्या है डोनेशन। जैसे ही वर्ड आया पे तो डोनेशन याद है। डोनेशन किसको दिया? कंपनी को। तो 100% मिलता है। 6 लाख रुपये पे करें तो 6 लाख का 100%। अच्छा, कभी कभी ऐसा कंफ्यूज करेंगे कि जब डोनेशन दिया था तो कंपनी अप्रूव थी, लेकिन आपने डोनेशन दिया, उस कंपनी की किस्मत फूट गई और उसका रिसर्च का जो स्टेटस था वो चला गया। तो भाई डोनेशन देते टाइम देखना, डोनेशन देते टाइम उसका रिसर्च का स्टेटस था तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिसर्च का स्टेटस जाने के बाद डोनेशन दिया तो फिर आपको रिडक्शन मिलने वाली नहीं है। अमाउंट पेड टू आईआईटी, आईआईटी देखते थे 150% है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा, कितना यहाँ पर आ जाएगा 375 का 150% करेंगे तो कितना आएगा 562 500। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस R&D इज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। भलाई उनने बोल दिया अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, लेकिन ये कौन है? ये इंडिविजुअल है, विनोद है। तो कितना मिलेगा बच्चों? 4.5 लाख का 100%। कंपनी और अप्रूव्ड करती है तो इधर आना है। बाकी तो अदर्स बोल दिया, अदर्स मतलब इंडिविजुअल अप्रूव करे अनअप्रूव से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है अप्रूव्ड बाय द फिस्कल अथॉरिटी 12 लाख। दिस इंक्लूड्स लैंड, तो 12 लाख में से 4.5 लाख क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है ना। कितना मिलेगा? 100%। फिर क्या था बच्चों? अमाउंट पेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। मैंने बोला था ना ये ICI से ही कॉपी कर रखा है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम है। थोड़े अमाउंट इनने क्या कर दी, चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। अच्छा IIST कर दिया बच्चों साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो कितना आ जाएगा? 150%। डोनेशन था, इतनी डिडक्शन मिल जाएगी। इन सबका टोटल P&L में क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। सो दिस वॉज योर साइंटिफिक रिसर्च एंड यहाँ पर सेक्शन 35 आपका क्या होता है? खत्म होता है।